चलिए, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। अभी मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें हिमांक में और नमन के बारे में बताया था, और मैंने बोला था कि जस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को इस सॉल्यूशन चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो देंगे। क्या करें यार, हॉस्पिटल में है, फ्री हैं, बैठे हैं आराम से, तो बैठे बैठे कुछ तो काम हो जाए। तो पहले मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव को पूरा ध्यान से पहले एक बार पूरा वीडियो को देख जाइए, पूरे वीडियो को देख जाइए, और उसके बाद दोबारा वीडियो को देखते टाइम हर क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले बताने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में कुछ चैप्टर कम होने वाले हैं, ठीक ना। तो कुछ कम होंगे तो हो सकता है फिजिकल से 1-2 कम हो, ऑर्गेनिक से 1-2 कम हो, इनऑर्गेनिक से भी कम हो, तीनों सेक्टर से कम होगा। ये नहीं है कि अंतिम का हटा देगा। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बी केयरफुल। आइए, हम हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सबका ऑप्शन भी मैंने लिख दिया है, ठीक। और आपको क्या करना है भाई, आंसर देने का प्रयास करना है। लेकिन पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार मैं आंसर दूंगा, उसके बाद सेकेंड टाइम में आप आंसर बताओगे, दोबारा देख लेना है, ठीक। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिलियन एक प्रकार का है, यानी बिलियन एक प्रकार का क्या है, ये तो सबको पता है कि मिश्रण है, लेकिन उसमें भी कौन सा मिश्रण है। ओके, तो आप बताइए तो बिलियन कौन सा मिश्रण है, बताइए। 5 सेकंड का समय देते हैं, 5 सेकंड मात्र। चलिए, अब आपने बता लिया, बोलिए तो समांगी मिश्रण होगा। यस, ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वास्तविक बिलियन की बात कर रहे हैं। कौन सा बिलियन? रियल सॉल्यूशन, वास्तविक बिलियन, ना कि कोलाइडी बिलियन की बात हो रही है। याद रहेगा कि वास्तविक बिलियन समांगी मिश्रण है, जबकि कोलाइडी बिलियन भी समांगी मिश्रण है। कोलाइडी बिलियन के बारे में हम लोग को फिजिकल के अंतिम चैप्टर में जानना है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति तनु बिलियन के लिए सत्य है। सबसे पहले ये बताइए कि अति तनु बिलियन क्या होता है। तो बाबू, अति तनु बिलियन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत 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 कम हो। याद रहेगा, विलय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अति तनु बिलियन। लेकिन यही केस उलट जाए, जहाँ पे विलय की मात्रा बहुत अधिक हो, तो उसे अति सांद्र विलयन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है अति तनु विलयन के लिए क्या सत्य है। तो इससे स्पष्ट है कि भाई यहाँ पे विलय की मात्रा जो होगी विलायक की अपेक्षा बहुत 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 कम होगी। सो देखिए, तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑप्शन डी नज़र आएगा कि सॉल्यूट इज मच मच एंड मच लेस देन सॉल्वेंट। दैट इज करेक्ट आंसर। क्या आपने पहले सही आंसर बताया? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम साधारण क्वेश्चन है, आप लोग 9th क्लास से ही जानते हैं कि 1 मोल पदार्थ का STP पर आयतन होता है कितना बहादुर? बोलिए। यस, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको पता है। देखिए, तो 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या होती है कितनी? सबको पता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23, पता है ना। बोलिए क्या सही होगा इसमें, जल्दी। यहाँ पे देखिए तो 23 दिया है, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे 20 दिया है, ये संभव नहीं है। कहिए सर यहाँ 22 दिया है, तो विद्यार्थी इधर 1 दे दिया है, 3.11। बट यहाँ देखिए तो 22 दिया है, तो यहाँ 6.023 दिया है विद्यार्थी, ये आंसर सही है। तो याद रखिएगा, 6.022 लिखे चाहे 6.023 लिखे, दोनों के लिए सत्य है। 6.023 इंटू 10⁻22
या फिर 6.022 इंटू 10⁻22। याद रहेगा। देखिए ध्यान से भाई जी, क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। मुझे ये याद ध्यान दिलाना था आपसे कि भाई जहाँ 22 लिखे हैं वहाँ 23 भी लिखा हुआ मिल सकता है, गलत ना है। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा साधारण पद ताप से प्रभावित होता है? क्या होता है बाबू? ताप से प्रभावित होता है। तो आपको मैंने बताया था एक तरीका कि जिस साधारण पद में वॉल्यूम का उपयोग किया जाए यानी आयतन का, वह हमेशा ताप से प्रभावित होता है। ओके, तो बताओ तो विद्यार्थी, इसमें कहाँ पे वॉल्यूम का उपयोग किया गया? द्रव्यमान प्रतिशत में तो बिल्कुल नहीं, हम मोलों की संख्या, यस आयतन प्रतिशत, इसमें तो ऑलरेडी यूज है आयतन। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ताप से अप्रभावित रहता है? यस, कौन सा साधारण पद है जो ताप से अप्रभावित रहता है? नॉन अफेक्टेड, जो प्रभावित नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़े घटे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलिए बोलिए, मूलता है कि मूलता है कि नम्रता है? तो अभी मैंने बताया कि जिसमें आयतन का उपयोग होता है वो प्रभावित होता है। मूलता में भी आयतन, नम्रता में भी आयतन है, लेकिन मूलता में विलायक का ना द्रव्यमान लिया जाता है भाई जी। तो वहाँ पे द्रव्यमान लेंगे तो डेफिनेटली वह क्या होगा जी? ताप से अप्रभावित होगा। बताइए, इनमें से कौन सत्य है? तो भाई ऑलरेडी x यानी कि आपको मूल प्रभाव बताया जा रहा, आपको बताया कि मूल प्रभाव जो है ना वो हमेशा 0 से 1 के मध्य में रहता है। बताइए तो मूल प्रभाव 0 से 1 के मध्य में रहता है, तो अपना आंसर क्या है? ये हो गया हम लोग का विद्यार्थी अति तनु विलयन के लिए विलय का मूल प्रभाव, और ये हो जाएगा विलाय का मूल प्रभाव, जहाँ पे विलय की मात्रा बिल्कुल नगण्य माना जाता है। मैंने आपको याद होगा बताया था कि सभी अनुसंख्यक गुणधर्म सिर्फ अति तनु विलयनों के लिए ही लागू होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए तो बाबू, बोलिए, निम्न में से कौन किसी घटक का मूल प्रभाव नहीं हो सकता? मैंने बताया था कि किसी भी विलयन के किसी भी घटक का मूल प्रभाव सदैव 0 से 1 के मध्य होता है, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और न कभी 0 से छोटा हो सकता है, यानी माइनस में नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। 0.75 देखिए तो 0 और 1 के मध्य में है। यहाँ देखिए तो 15% मतलब 15/100 यानी 0.15, ये भी 0 और 1 के मध्य में है कि नहीं? ये है 1.5 विद्यार्थी, 1.5 यानी कि 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जी 1.5 1 से अधिक है, जो कभी किसी घटक का मूल प्रभाव नहीं हो सकता। और इसको हम लोग लिखेंगे 0.65 जो 1 से कम हो गया, 0 और 1 के मध्य। नेक्स्ट देखिए, उस विलयन की मूलता क्या होगी जिसके 250 ml में 4 ग्राम NaOH घुला है? तो सोचिए विद्यार्थी कि 250 ml में 4 ग्राम NaOH घुला है। फार्मूला लगाइए, आप लगाइए। चलिए हम जगह देखते हैं, बता देते हैं। बोलिए, यहाँ पे विलयन का आयतन दिया गया है 250 ml, ओके, और यहाँ पे विलय का मान x बराबर दिया गया है 4 ग्राम NaOH दिया गया था। मेरे क्वेश्चन में विद्यार्थी यही न था जी कि 4 ग्राम NaOH घुला है। तब बताइए हम लोग को मूलता निकालना, मूलता का फार्मूला होता है x × 1000 बटा y × v इन मिलीलीटर। बोलिए तो x का वैल्यू 4 ग्राम है इंटू 1000 बटा में y, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान 40 मिलेगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 17, कुल मिलाकर 40, और वॉल्यूम कितना 250। तो बताओ भाई लोग, ये हो जाए 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो भाई 0.4 m आंसर आ गया। तो बोलिए ध्यान से कि यहाँ पे 0.4 आया। तो अब सोचिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बना लिया कि उस विलयन की मूलता क्या होगी जिसके 250 ml में 4 ग्राम NaOH घुला है। ओके, अब उसी तरीके से बताइए तो उस विलयन की मूलता बताएं जिसके
240 ग्राम में 40 ग्राम NaOH घुला है। भाई ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। उस विलयन की मोलता बताएं जिसके 240 ग्राम में 40 ग्राम NaOH घुला है। तो विद्यार्थी फिर वही बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो विलायक का द्रव्यमान लेना है। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि जी 240 ग्राम विलयन में 40 ग्राम विलेय घुला है। तो जब आप विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटाएंगे तब ना जाकर के विलायक का द्रव्यमान यानी कि सॉल्वेंट का द्रव्यमान प्राप्त होगा। और यहाँ पे विलेय जो है 40 ग्राम NaOH है, तो यहाँ पे NaOH का द्रव्यमान तो 40 ग्राम मोलर वेट होता है ना। तो अब बताइए, तो चूँकि मूलता निकालनी है तो हमें पता है मूलता M बराबर x इंटू 1000 बटा में y इंटू W इन ग्राम। बोलिए इस फार्मूले पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 40 इंटू 1000 बटा में y का वैल्यू 40 और इंटू वेट कितना, तो ये 5 बार में 5 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो देखिए तो ध्यान से कहीं पे है, यस है 10 नंबर में, और 10 का ऑप्शन सी 5M। देखिए यहाँ छोटा m जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी यानी मोलता को, और बड़ा m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलता को। ओके, ऑलवेज केयर कीजिएगा इस पर, बहुत आसान चीज़ है भाई लोग। ऑब्जेक्टिव ध्यान सुनिए, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। देखिए तो नेक्स्ट क्या है, 0.3 H3PO4 विलयन की सामान्यता बताएं। ध्यान दीजिएगा, 0.3 H3PO4 विलयन की सामान्यता बताएं। तो याद कीजिए आप लोग कि नर्मलता N बराबर N गुने मोलता मैंने बताया था कि एक फार्मूला प्रूव किया था मैंने। क्या बताया था मैंने कि नम्रता ज्ञात करना हो तो मोलता में n फैक्टर से गुना किया जाता है, और यदि मोलता ज्ञात करना हो तो नम्रता में n फैक्टर से भाग दिया जाता है। ओके, लेट्स मूव। देखिए यहाँ पे 0.3 H3PO4 विलयन की सामान्यता, यस नॉर्मलिटी निकालना है। तो मैंने ही बताया कि नॉर्मलिटी निकालना हो तो आपको गुना करना है n फैक्टर से। बताइए तो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा। तो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर के थ्रू इसमें 3 ठो H+ आयन प्रदान करने योग्य होते हैं, यानी इसकी क्षारकता 3 होगी ना, इस कारण से इसमें 3 से गुना किया जाएगा। तो बताओ विद्यार्थी, तो 3 तरीका 9 9 9 9 9 यानी 0.3 आ गया, 0.9 सॉरी। नेक्स्ट बोलिए 0.4 H2SO4 विलयन की मोलता क्या होगी। यस देखिए इस बार नॉर्मलता दिया है, नॉर्मलिटी, और डिमांड कर रहा है मोलरिटी। तो बताइए तो नॉर्मलता से मोलता निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भाग करना चाहिए। बताइए H2SO4 में n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। यस इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 0.2। ध्यान दीजिएगा सब लोग, कोई दिक्कत हो तो बेहिचक पूछिएगा। क्या हम लोग कहिएगा सर n फैक्टर, तो बाबू जाके तुल्यांकी भार वाला वीडियो देखिए लोगन, उनमें n फैक्टर समझ में आ जाएगा। ठीक, दिक्कत हो के तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया लोग कमेंट करके। अगला है मोलरता का मात्रक। सोचिए तो बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए मोलरता का मात्रक। यस मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। और वही मोललता पूछते तो मोल प्रति केजी। आगे बताइए 200 माइक्रोग्राम प्रति ml किसके तुल्य है बहादुर। ये भी मैंने ऐसा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है आपको वीडियो में जिसमें ppm समझा है। सॉल्यूशन का पार्ट 3 या पार्ट 4 में होगा, ध्यान दे दीजिएगा कि जी 200 ppm होगा। दिक्कत हो तो वीडियो को देखिए ध्यान से। अगला है अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कितना, 9। किस विलयन की बात हो रही बहादुर, वास्तविक विलयन की। किस विलयन की, वास्तविक विलयन की। यही यदि कोलाइडी विलयन की बात करते तो वो कितना हो जाता, 8। क्योंकि गैस में हमेशा गैस को मिलाएंगे ना, तो गैस में गैस का हमेशा समांगी मिश्रण बनता है, होमोजीनस सॉल्यूशन बनता है, कभी हेट्रोजीनस सॉल्यूशन नहीं बनता है।
इसलिए हेट्रोजीनियस नहीं बनने के कारण कोलाइडी विलयन तो चूँकि विषमांगी है, इसलिए गैस में गैस का कभी मतलब हम लोग का कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात विषमांगी मिश्रण नहीं प्राप्त होता है। तो मुझे अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने तरह का, 8 तरह का, और वास्तविक विलयन 9 प्रकार का। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। हम तो हॉस्पिटल में बजे हैं, उम्मीद है 5-6 दिन और, क्योंकि ऑपरेशन हो गया है तो वक्त तो कुछ लगेगा, फिर भी हम चाहते नहीं है कि हमारा समय वेस्ट हो जाए ऐसे ही और आप लोग का पढ़ाई से लिंक टूट जाए, इसलिए मैं रेगुलर हूँ, आप भी रेगुलरिटी बनाए रहें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लिया करें। आगे बोलिए। द्रव में ठोस की विलयनता प्रभावित होती है। यस, किसी द्रव में ठोस को मिलाते हैं तो उसकी विलयनता किससे प्रभावित होती है? ताप से होती है कि दाब से होती है कि दोनों से होती है कि नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से किसी से नहीं होती है? बोलिए जी। तो मैंने बताया था कि भाई कि द्रव में जब ठोस को मिलाएंगे तो ताप से प्रभावित होगा। ताप में वृद्धि के साथ साथ उनके मध्य का पुराना बंधन टूटता है, जिससे वो आपस में आसानी से घुल जाते हैं। और दाब के बारे में बताया था, किसी द्रव में ठोस की विलयनता पे दाब का कोई विशेष प्रभाव न पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी टेम्परेचर। बोलिए। द्रव में गैस की विलयनता प्रभावित होती है, तो किसी भी द्रव में गैस की विलयनता प्रभावित होती है ताप से। यस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली गैस के अणु द्रव के संपर्क से दूर जाएंगे, यानी विलयनता घटेगी। और दाब से, यस, हेनरी का नियम याद आ रहा होगा, किसी द्रव में गैस की विलयनता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ताप से भी प्रभावित होता है और दाब से भी प्रभावित होता है। दैट मीन्स कि आवर आंसर विल बी सी, ए एंड बी दोनों। आगे बोलिए। तो द्रव में ठोस की विलयनता ताप में वृद्धि से क्या होती है भाई? जनरली तो बढ़ती ही हैं। क्यों? क्योंकि द्रव में ठोस की विलयनता पे टेम्परेचर यानी कि गर्म करेंगे तो उनके अणुओं के मध्य का पुराना बंधन आसानी से टूट जाएगा और टूट जाने से उनकी विलयनता ऊंच हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडा वाटर। तो विद्यार्थी, सोडा वाटर जो पिया जाता है उसमें जल में CO2 होता है कि CO2 में जल होता है? तो आराम से बोलेंगे कि सर क्या जल में CO2। कहीं ऐसा नहीं ना कि सोडा यानी आप NaCl देख रहे हो ऑप्शन नंबर 3 कि सर जल में NaCl चलेगा? नहीं। नेक्स्ट बोलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े हैं पूरा, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए कि हेनरी का नियम है कौन सा है इसमें? मुझे पता है सब लोग बोल रहे होंगे ए। क्या भाई सही बात है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, आपने बताया था कि वाष्प प्रावस्था में बी भी सही है। कवादर सही है ना? तो मेरे भाई सी भी सही है। कभी कभी इस विलयनता एस को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना ग्राम खुला। दैट मीन्स कि ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑल। क्या होगा? ऐसे कहते कि सर ये और ये सही था तो हम नहीं भी जानते तो मारते डी ही। चलिए अच्छी बात है, आप जो मारते। हमारा आंसर क्या होगा? ऑल, यानी तीनों सत्य है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, राउल्ट का नियम है। अब बताओ विद्यार्थी, राउल्ट का नियम क्या है जी? इसमें से पहला वाला क्या है? हेनरी का नियम है, दूसरा क्या है? ये राउल्ट का नियम है, यानी कौन सा आंसर सही है? बी। राउल्ट का नियम क्या कहता है भाई? नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। या नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, देखिए ये गलत लिखा गया मुझसे कि राउल्ट नियम के लिए क्या सत्य है, ये गलत लिखा गया। सही कहा होगा क्वेश्चन भाई, आदर्श विलयन के लिए सत्य है। बताइए इसमें से क्या सत्य है? तो भाई आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करता है, तो पहला तो सत्य होगा। दूसरा, हमें पता है कि आदर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है, यानी शून्य होता है, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ये भी पता है हमको एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। क्या भाई? तो यानी कि यहाँ पे सभी सत्य हैं। किसके लिए? किसके लिए भाई? फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन एक आदर्श विलयन है? तो भाई लो, मैंने आदर्श तथा अनादर्श विलयन को बड़ी डीपली समझाया था और उस पर अंतर भी समझाया था भाई। जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वाला, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर याद कीजिएगा। दिक्कत हो रहा होगा उसमें तो ध्यान से एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा।
देखिए उसमें मैंने बताया था कि उसमें विलय और विलायक दोनों घटकों के आकार लगभग बराबर होते हैं तो वो आदर्श विलयन है। या फिर दोनों के मध्य समान प्रबलता के बल लगते हैं और वही बल यदि विलयन के अणुओं के मध्य भी लगे तो वो क्या है भाई, तो वो आदर्श विलयन है। बताइए, तो पहला है क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण। देखिए क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, और एसीटोन यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया। ओके, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया। ये एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म, क्या भाई लो कभी मैच करेगा जी? न तो आकारे बराबर है। हाँ, जब ये दोनों मिलेंगे आपस में ना तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रबल हो जाएगा इनकी अपेक्षा। तो डेफिनेटली यदि बल में समानता नहीं है तो वह अनादर्श विलयन का पहचान है। ये पहला अनादर्श विलयन। दूसरा देखिए इथेनॉल और जल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, जल H2O। भाई जी इनके भी आकार बराबर नहीं है और बल तो खैर दोनों में हाइड्रोजन बल लगता है। देखिए आकार ना है, इस कारण से क्या होगा, ये भी अनादर्श विलयन। जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाइपोल इंट्रैक्शन मोमेंट पाया जाता है। द्विध्रुव अनियन क्रिया बल, दोनों में बल समान न होने के कारण यहाँ पे यह जो है एक अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल बन जाएंगे। बट नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, हमें पता है कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन जो है ना वन लीनियर कंपाउंड है जिसमें विक वंडरवाल फोर्स वर्क करता है और दोनों में बल समान है। इनका मिश्रण जो होगा उनके भी बल समान होंगे और इन दोनों का आकार भी लगभग समान है। ड्यू टू इट, इसके कारण से इन दोनों का मिश्रण जो है एक आदर्श विलयन का एग्जाम्पल कहलाएगा। यानी आवर आंसर विल बी मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो बहादुर ऐसे क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं। सो बी केयरफुल। वीडियो को एक बार ध्यान से फिर देखिए और अपने बुकों का भी ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा, ठीक ना? जो फंसे उसको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता है कि 9771299199। इस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं जो क्वेश्चन फंसे आपका। ओके, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 23। देखिए ध्यान से क्या है। क्वेश्चन है कि जल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निम्न नियत क्वथनांक मिश्रण। यस, याद है नियत क्वथनांक की मिश्रण अर्थात एजिट्रोप के बारे में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं अर्थात मिश्रण होते हैं जो शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित ताप पर संघट्ट में परिवर्तित हुए बिना आश्रित हो जाते हैं। वैसे मिश्रणों को नियत क्वथनांक के मिश्रण बोलते हैं जो दो तरह का होता है, निम्न नियत क्वथनांक के मिश्रण और उच्च नियत क्वथनांक के मिश्रण। तो यहाँ जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो निम्न नियत क्वथनांक की मिश्रण है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना % होगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और आंसर विल बी 20.02%। नेक्स्ट, जल की मूललता यानी शुद्ध जल की मूललता कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन मूललता वाला वीडियो में मैंने बताया था और न्यूमेरिकल जो बताया था मूललता से मतलब कि विलयन के साधन से संबंधित न्यूमेरिकल, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। यदि आपको पता है देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके, किसमें, न्यूमेरिकल वाला वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो याद है आपको कि H2SO4 यानी किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो उस अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटा उसकी क्षारकता होगी। तो इस अम्ल यानी H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 98 होता है और उसका क्षारकता कितना होता है, तो 2 होता है। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 49। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बताओ भाई 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बताइए जल्दी बताइए। क्या क्वथनांक में उन्नयन है, यस है। क्या हिमांक में अवनमन है, या जरूर है। यस। ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं, ये एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बहादुर, अनुसंख्यक गुणधर्म कितने हैं, 4। पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या है हिमांक में अवनमन, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, चौथा है प्रासरण दाब। 3 समाप्त हो चुका है, चौथा कल मिल जाएगा प्रासरण दाब का।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद न्यूमेरिकल की बारी आएगा और फिर एक ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग को जानना होगा वांटव गुणांक बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि पढ़ने जब तक रहेंगे उस पर सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, हाँ कहीं नेक्स्ट चैप्टर चालू भी ना हो जाए। देखिए कई दिन में डॉक्टर छोड़ती हैं यहाँ से। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बोलो बाबू, निम्न में से कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं बताओ तो? डेल्टा टी भी क्या है, जल्दी बोलो, इतना जब जवाब आना चाहिए। क्वथनांक में उन्नयन, क्या है क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ देखो डेल्टा टी भी लिखा गया है, ये दरअसल डेल्टा टी ये सीखना था मुझे, अभी तो मैंने सब क्वेश्चन को अपने से लिखा, ठीक ना, और लिखते वक्त कुछ जगह मिसप्रिंट हो गया। चलिए अब डेल्टा टी एफ क्या है भाई? तो हिमांक में अवनमन। के भी क्या है बहादुर? के भी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। पाई क्या है? तो भाई लो पाई या फिर पी से प्रासरण दाब को इंडिकेट किया जाता है। तो हमें पता है कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या नहीं है? के भी यानी मोलन उन्नयन स्थिरांक, ये एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है उसमें उपयोग होने वाला। देखिए ये के भी जल में ग्लूकोज घोल देने पर उसके क्वथनांक में क्या होता है भाई? जल में ग्लूकोज घोल देंगे तो उसके क्वथनांक में क्या होगा बहादुर? वृद्धि होगी कि कमी होगी? कहोगे सर ये हम कैसे बताएं? एकदम आप ही को बताना है, क्योंकि ये अनुसंख्यक गुणधर्मों में आप लोग पढ़े हुए हैं कि जल एक द्रव है और ग्लूकोज एक ठोस है। तो बताओ तो भाई, जब किसी द्रवीय विलायक में अवाष्पशील विलेय, क्या ग्लूकोज वाष्प बन सकता है? नहीं। तो जब एक अवाष्पशील विलेय को इसमें मिलाएंगे तो भाई प्राप्त विलयन का क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है? यार सर बढ़ता है। क्या होगा भाई? बढ़ता है। बताओ भाई, जल में ग्लूकोज घोल देते हैं यानी कि किसी द्रवीय विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से उच्च होता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, यानी जल में ग्लूकोज घोलने से उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। ये क्वथनांक में क्या होगा बहादुर? याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा सकता है, भले जल में चीनी दे देता तो अब मान देते ना, पक्का मार दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 29, जल में नमक घोल देने से उसका हिमांक। तो बहादुर हिमांक में अवनमन आ गया, मार दीजिए। एक सर अवनमन माने क्या होता है भाई? कमी, मतलब घटता है। क्या मानेंगे आंसर? क्या मानेंगे? ए। यस यस यस। तो बताओ भैया, जल में नमक घोल देने से उसका हिमांक क्या होता है? घट जाता है। और इस चीज़ का इसका उपयोग किया जाता है भाई पहाड़ों पे या फिर जो ठंडे प्रदेश हैं उनके रास्तों पे जब बर्फ़ जम जाता है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाए आपको कि जैसे माने जम्मू कश्मीर अपने यहाँ का, अपने देश का जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भाई जहाँ पे सड़कों पे अक्सर बर्फ़ जम जाता है। तो भाई जो सोल्जर वगैरह सड़क से गुजरते हैं तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? साल्ट का, नमक का, लवण का छिड़काव करते हैं, जिससे उस जल का हिमांक घट जाता है और इस कारण से वह जल पिघल करके क्या हो जाता है भाई लो? साइड हो जाता है, यानी बह जाता है। तो याद रहेगा भाई, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा लो। चलिए अब तक हमने 29 यानी 29 क्वेश्चन मैंने बताया इस ऑब्जेक्टिव वीडियो में, और अगला वीडियो जो बनाएंगे मैंने प्राचलन दाब पढ़ा पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद तो फिर 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना देंगे उसमें भी। इस वीडियो को आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि भाई इसको देखिए ध्यान से, और उसके बाद अब जाइए आप एक एक क्वेश्चन को लिखते चलिए, बताते चलिए। आंसर मुझसे पहले आप बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।